हेलो एवरीवन, यू गाइस आर लिसनिंग टू टॉक बॉल इंडिया स्पोर्ट्स पॉडकास्ट जो आपको वीकली अप टू डेट रखता है इंडिया के फेवरेट स्पोर्ट्स और फेवरेट लीग्स की दुनिया से। एंड वी हैव दीपक, ललित एंड ऋषभ विद अस, और मैं तो हूँ योर होस्ट गौरवित। एंड इफ यू आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम देन फॉलो कर लेना, क्योंकि ये वीकली पॉडकास्ट है तो हर वीक नए एपिसोड्स आते ही रहेंगे। एंड यू कैन लिसन टू आवर पॉडकास्ट फ्रॉम वेयर एवर यू गेट योर पॉडकास्ट। वेलकम गाइस, कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए। बस एकदम शानदार। और अपना पिछला वीक काफी बिजी रहा। इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट हो गई इस वीक से। प्रीमियर लीग के मैचेस थे, ईएफएल कप था, बहुत कुछ डिस्कस करना है। तो रेडी हो ना इन सब चीजों के लिए? काफी ज्यादा टाइम अपने को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल शुरू करते हैं आज के एपिसोड में। बात हम पहले ही बता चुका हूँ, करेंगे इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग की, आईपीएल की, प्रीमियर लीग के 5th गेम वीक की जो हो चुका है, अपकमिंग 6th गेम वीक की जो आने वाला है, और साथ साथ 3rd राउंड ऑफ कैराबाओ कप, ईएफएल कप। तो एंड तक बने रहना गाइस, आपको नहीं ऑडियंस को बोल रहा हूँ, क्योंकि हमेशा की तरह आने वाला है हमारा फन क्विज सेगमेंट एंड में। तो आईपीएल का सेकंड फेज शुरू हो चुका है। सीएसके और एमआई के साथ सेकंड फेज की शुरुआत हुई थी। रोहित और पांड्या की एब्सेंस में सीएसके जीत गई थी। एक टाइम पे सीएसके के 4 विकेट 24 रन पे चले गए थे। उसके बाद एक सेंसिबल नॉक खेला ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो दीपक, क्या शो करता है ये नॉक आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि ऋतुराज गायकवाड़ पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। जैसे कि पिछले सीजन भी दुबई में हुए थे, मतलब यूएई में हुए थे पूरा आईपीएल, उसमें भी सीएसके का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, लेकिन स्टार प्लेयर निकल के आए थे ऋतुराज गायकवाड़ उसके बाद से, उस सीजन से। तो इस मैच में भी उन्होंने दिखाया कि किस पेशेंस इज अ की, उन्होंने बताया, और किस हिसाब से उन्होंने स्लोली अपनी रन्स को बिल्ड किया। और जब उनको शॉट्स, अच्छी बॉल को उन्होंने जाने दिया, और जब शॉट्स टाइप बॉल आई तो उन्होंने अच्छे से मार। तो ऐसा दिखाता है कि मतलब सीएसके की 24 में 5 चली गई थी, अगर राइडू का भी रिटायर्ड मान ले तो। इसके बाद किसी को पार्टनरशिप देने की जरूरत थी, जो थोड़ी बहुत जडेजा ने दी, उन्होंने ऑफकोर्स बॉल ज़्यादा खाई, लेकिन फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने काफ़ी अच्छा पेस से मैच, मतलब सीएसके को एक सुटेबल स्कोर में लाके खड़ा कर दिया था, जो जीतने के लिए काफी था। और लगातार 3rd 50 है ऋतुराज गायकवाड़ की। ये यूएई के अंदर इस सीजन में 1 मार चुके हैं। पिछले सीजन के आखिरी 2 मैचेस में 2 मारी थी। बट एक इंसान जो सीएसके से नहीं चल रहे हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी। तो दीपक, कब तक महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला नहीं चलेगा? देखिए, धोनी से तो अब सबको पता है वो थोड़े, अब उनका काफ़ी टाइम से ऐसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब कैप्टन धोनी और बैट्समैन धोनी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और धोनी के ऊपर बैटिंग का इतना नहीं होना चाहिए जितना अभी सबको रैना के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से नहीं चले, उनका भी अभी तक सीजन अच्छा नहीं जा रहा है। एक नॉक ही उन्होंने 50+ का खेला था, सिर्फ एक ही नॉक खेला था। और उसके बाद से उनका, और जिस हिसाब से इस मैच में भी आपने देखा कि एक शॉर्ट बॉल में एक क्लिक नहीं कर पा रहे थे, हर एक शॉट, सब प्लेयर उनको शॉर्ट बॉल डाल रहे थे और वैसे ही वो आउट हुए। तो मेरे ख्याल से धोनी से मेन ऊपर जो प्लेयर्स आते हैं उनको होना चाहिए। सबको पता है कि धोनी अब बैट्समैन धोनी नहीं रहे हैं, अभी उनको सीएसके एज ए कैप्टन धोनी यूज कर रही है। अगले साल तक पता नहीं वो कैप्टन भी रहेंगे नहीं रहेंगे, शायद मेंटोर बनकर टीम के साथ जुड़े रहें, वो अगले साल 2022 में देखने वाली बात होगी। अब इस मैच के बाद जो अगला मैच था वो केकेआर वर्सेस आरसीबी थे। केकेआर और आरसीबी आमने सामने थे, और आरसीबी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, जो पहले भी केकेआर के सामने कई बार कर चुकी है। 49 पे एक बार तो ऑल आउट भी हो गई थी। केकेआर का आगे के नॉकआउट्स में जाना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है, नामुमकिन सही है। एज ए फैन मेरे को पता है, बट व्हाट डू यू गाइस थिंक कि आरसीबी आगे के लिए क्वालिफाई कर पाएगी आफ्टर दिस परफॉर्मेंस? ऋषभ, आईपीएल की टेबल को देखें तो अभी तो ऑन नंबर्स वो बहुत अच्छा दिख रही है कि 3rd पॉइंट्स पे है, बट अगर आप इनकी नेट रन रेट देखें तो आई थिंक सबसे बेकार नेट रन रेट इन्हीं की है। और पीछे की जो 2 टीम्स हैं, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स, वो सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कैचअप करने में, जिस हिसाब से उनके कैप्टन की, आरसीबी के कैप्टन की और बाकी पूरी टीम की फॉर्म चल रही है। तो एक बार ये नंबर 10 पे आए और आरसीबी ने हल्का सा भी एक मैच में ढिलाई दिखाई, वहाँ पे नेट रन रेट इनको एकदम से 6th या 7th पे ले जाएगा। तो वो यहाँ से बहुत ही मुश्किल लग रहा है मेरे को, खासकर आरसीबी का आगे क्वालिफाई करना। दीपक, आप क्या सोचते हो इस बारे में? अगर अभी जिस सेकंड फेज की शुरुआत हुई है उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मेरे को लग रहा है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स
इन तीनों को अगर कोई टक्कर देगा तो केकेआर ही देगी, और मेरे को ज्यादा केकेआर के चांसेस लग रहे टॉप 4 में आने के लिए। ये तो हमें भी नहीं लग रहे। मुझे मतलब उनका पहला मैच आपने जिस हिसाब से देखा और अभी जिस हिसाब से उनकी प्लेयर सारे क्लिक हुए, और उनका जो नया जो ओपनर है, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका भी, अय्यर, हाँ, उन्होंने भी काफी अच्छा खेला उन्होंने। शुभमन गिल भी फॉर्म में है, और अभी आज अगर वो मैच जीत जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो अच्छे दावेदार पेश कर सकते हैं कि वो टॉप 4 में आ सकते हैं, क्योंकि मेरे को मुंबई इंडियन और आरसीबी में से अभी भी ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई एक बाहर तो जाएगा। और आरआर की बात करें तो मेरे को नहीं लगता कि अभी वो इतने कोहेसिव हुए, क्योंकि उन्होंने अब लास्ट मैच में भी जो मुश्किलों से जीते हैं, मतलब आप बोल सकते हो लक भी था उनके साथ, तो इसलिए मेरे को नहीं लग रहा कि आरआर आएगी, लेकिन केकेआर आ सकती है। आरआर राजस्थान रॉयल्स के मैच की बात कर लेते हैं। आरआर और किंग्स 11 पंजाब, पुराना नाम हो गया पंजाब किंग्स, सामने सामने थे। राजस्थान रॉयल्स ने 185 स्कोर किया था उस मैच में। पंजाब के लिए मयंक और राहुल ने फर्स्ट से मतलब शुरू से ही बहुत बढ़िया खेला, और मतलब फर्स्ट विकेट जो पार्टनरशिप थी वो 120 की गई थी। राहुल जब 120 टीम का स्कोर था तब आउट हो गए, 126 जब टीम का स्कोर था तब मयंक आउट हो गए। उसके बाद पूरन और मार्करम ने अच्छा खेला और लास्ट ओवर तक लेके गए, 4 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में। पर उसी टाइम पे राजस्थान रॉयल्स ने कार्तिक त्यागी को बॉलिंग पे उतारा, और उस ओवर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 रन दिया कार्तिक त्यागी ने, और राजस्थान रॉयल्स वो मैच 2 रन से जीत गई। तो ऋषभ, विश्वास हुआ आपको ये देख के? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही इनक्रेडिबल ओवर था। और आप लाइन एंड लेंथ देखें उस बॉलिंग की, उस पर्टिकुलर ओवर की, तो पता लगता था बिल्कुल उसी इंटेंट से हैं कि बॉल मिस करवाना चाह रहे हैं और नहीं चाह रहे कि एक भी रन, एक भी बॉल पे मिले। तो बहुत बढ़िया, और यही है, परसिस्टेंस इज द की। आपको एंड तक अपनी टीम में विश्वास रखना है, अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास रखना है, जो कि उन्होंने रखा। एंड तक मैच किंग्स के हाथ में था, बट लास्ट में आप कह सकते हो कि कल के मैच में मैंने कमेंट्री सुनी कि वो एक ग्लोरियस शॉट के लिए जा रहे थे, जहां पे सिंगल रन्स लेके भी मैच खत्म करा जा सकता था, वहां पे वो ग्लोरियस शॉट के लिए जा रहे थे, ऐसा स्पेशलिस्ट का मानना था। बट मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान की एंड तक जो उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, उसकी वजह से वो जीत पाए मैच। एक प्लेयर और था जो ग्लोरी शॉट के लिए गया था वर्ल्ड कप 2016 में इंडिया के सामने, बांग्लादेश का प्लेयर था मुस्तफिजुर रहमान, और हार्दिक पांड्या वो ओवर डाल रहे थे और उसके बाद भी कुछ ऐसा ही घटा था कि इंडिया वो मैच जीत गया था। उस पर भी किसी को विश्वास नहीं हुआ था। बट इस मैच में काफी अच्छे अच्छे बैट्समैन थे। बैट्समैन अब पुराना वर्ड हो गया, आईसीसी ने नया वर्ड कल ही रिलीज किया कि अब से बैट्समैन बैटर कहलाएंगे, ताकि जेंडर इक्वलिटी बनी रहे इस गेम के अंदर। तो काफी अच्छे अच्छे बैटर थे, पूरन थे, मार्करम थे, दीपक हुड्डा आए, उसके बाद फैबियन एलन करके जो हैं उनके वेस्ट इंडियन वो आए। बट दीपक कोई भी नहीं चला, तो बॉलिंग काफी अच्छी थी या फिर लक ही था कि उनको रन नहीं पड़े? नहीं, मेरे ख्याल से तो इन सब बैट्समैनों ने मारा, जैसे अपने मार्करम और पूरन की बात, बैटरों ने मारा। जैसे अपने मैकरम और निकोलस पूरन की बात करें, उन्होंने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन आखिरी ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग रही अब कार्तिक त्यागी की। पर एक फुल टॉस भी थी, उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाए चौके में। उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। शायद उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि मैं पहले ग्लोरी शॉट के लिए नहीं जाता हूँ, नॉर्मल खेलता हूँ, तो तभी उनको फुल टॉस मिल गई और शायद वो तब ना मार पाए। लेकिन दीपक हुड्डा के लिए काफी वो रहा, ये अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो चाहते तो वो भी आराम से खेल के जिता सकते थे, क्योंकि वो अच्छे बैट्समैन में आते हैं पंजाब की तरफ से। तो मेरे ख्याल से तो ये एज मिडल ऑर्डर की वो रही रेदर देन अपर ऑर्डर। कल मैच था दिल्ली का सनराइजर्स हैदराबाद के सामने। सनराइजर्स हैदराबाद अब तक एक ही मैच जीती थी इस मैच में आने से पहले, और कल वाला मैच भी हार गई, और दिल्ली वो मैच जीत गई। दिल्ली टॉप पे चल रही थी, दिल्ली वापस से टॉप पे आ गई है। सबसे ज्यादा 14 पॉइंट हैं दिल्ली के 9 मैचेस के अंदर। ऋषभ, आप दिल्ली से हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली की टीम को फॉलो करते हैं, और इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछले साल भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था, इस साल उससे ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ से क्या दिल्ली पुलअप कर पाएगी, क्या जीत पाएगी आईपीएल का टाइटल, या वापस से गोता खा के नीचे आएगी? देखिए, अब तक 2 सीजन पहले से मैं दिल्ली को आईपीएल की टॉटनहम हॉटस्पर समझता था, बट लास्ट सीजन जैसे फाइनल में पहुंचे, उसके बाद जो भी वाला कहानी, इस सीजन स्टार्ट करने से पहले पता लगा श्रेयस अय्यर इंजर्ड है। थैंकफुली जो भी हुआ उसके उनको इंजरी से रिकवर होने का टाइम मिला, और अब कल की परफॉर्मेंस के बाद अगर आप देखें तो मेरे को लगता है अभी इस टाइम पे दिल्ली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप, और बॉलिंग में जो उनके
नए प्लेयर्स लाए हैं, अवेश खान को कहिए या और भी दूसरे प्लेयर्स को कहिए, तो बहुत बढ़िया लाइनअप के साथ आए हैं। और कल की परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ लगा नहीं कि बिल्कुल भी किसी भी डिपार्टमेंट में डिफिकल्टी हुई। कैचेस थोड़ी, बट ठीक है, रिकवर कर लिया। और आप देखें तो बेंच स्ट्रेंथ भी ऐसी है कि अगर आपका प्लेयर, अगर मार्कस टर्नर जैसा बंदा अगर आपका इंजर्ड हो रहा है, तो उनकी जगह फील्डिंग पे आने के लिए आपके पास क्रिस है, स्टीव स्मिथ है, सॉरी स्टीव स्मिथ है। तो बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, प्लस सब्स्टिट्यूट्स बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक इट्स फॉर दिल्ली टू लूज। और देखते हैं आगे क्या होता है, बट ये लीड दिल्ली चाहेगी कि नहीं खोएं और आगे के कॉम्पिटिशन में अच्छा करें। एक चीज मैं यहाँ पे आपकी तारीफ करना चाहूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने यूज किया, इट्स फॉर दिल्ली टू लूज। बिल्कुल, क्योंकि अभी इस टाइम पे देख के ऐसा लग रहा है कि अगर अब दिल्ली यहाँ से सेकंड या थर्ड पे आती है तो वो सिर्फ दिल्ली की गलतियों की वजह से ही आएगी। सेकंड पे भी आती है तो भी गम बनाने वाली बात नहीं है। आईपीएल का फॉर्मेट ऐसा है कि फर्स्ट और सेकंड टीम्स जो खेलती हैं, वो उनमें से जो हारता है वो एलिमिनेटर से जो जीत के आता है उससे खेलती है, मतलब दो चांसेस मिलते हैं उनको। तो सेकंड पे आना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल चलता है। आज जो मैच है वो है केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस। तो मुंबई को फॉलो करने वाले पाटिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पाटिल, क्या लगता है कौन जीतेगा? जी, मैं उसी टीम को सपोर्ट करता हूँ जिनके पास पैसा होता है। ठीक है, क्लियर फैक्ट। गुड वन। थैंक यू। देखिए, आज का मैच हमारे लिए 50-50 है, बट अगर आज का मैच जीत गए तो हमारे लिए बोनस है। बट मेरा मेन फोकस तो जब आरसीबी और मुंबई का मैच होगा 26 तारीख को, वो हमें हारना नहीं है। बाकी तो शायद हम क्वालिफाई कर जाएंगे 4th प्लेस के लिए। बट जैसे कि हमारे रोहित शर्मा और कुणाल पांड्या, चलो कुणाल पांड्या को तो मैं मतलब ज्यादा, हार्दिक पांड्या को मैं कम इम्पैक्टफुल मांगता हूँ। और रोहित शर्मा की कैप्टनसी की जरूरत है अभी मुंबई इंडियंस को। जैसा उन्होंने सीएसके के सामने मैच हारा, जो उन्हें नहीं हारना चाहिए था। बट उसमें रोहित शर्मा भी नहीं थे, हार्दिक पांड्या भी नहीं थे, तो दो जो स्टार फेसेस थे वो टीम में नहीं थे, तो हार सकते थे। नहीं, पर हमारी बॉलिंग लाइनअप की वजह से ही हम हारे हैं, क्योंकि जैसे बुमराह ने ज्यादा ही रन दे दिए थे उस मैच में। और हमारे मतलब सारे बॉलर्स ही फेल हो रहे थे, बोल्ट भी और वो भी। और मेरे ख्याल से तो कोर्टनाइल्स अगर अवेलेबल है तो उनको ही खिलाना चाहिए था। बट देखते हैं, इस मैच में शायद वो खेलेंगे एडम की जगह। और मुझे लगता है ये मैच मुंबई इंडियंस हारने वाली है। जैसा केकेआर का पिछला मैच हुआ था, वो भी फॉर्म में ही लग रहे हैं। उनकी बॉलिंग भी अच्छी है और केकेआर की बैटिंग भी अभी ठीक लगी मुझे एक मैच से। बट अभी कुछ ज़्यादा कंफर्म नहीं कह सकते इस मैच के बारे में। बट मेरे को ऐसी फीलिंग है कि केकेआर जीत सकती है मैच, और मुंबई इंडियंस को नेक्स्ट मैच तक का टारगेट होना चाहिए, जब तक रोहित और कुणाल दोनों वापस आ जाएंगे। देखो, ये सिर्फ आप ही को लगता है कि केकेआर जीत सकते? केकेआर जितनी मर्जी अच्छी फॉर्म में हो, कितना ही बढ़िया कर रही हो, पर जब मुंबई इंडियंस सामने आती है ना, तो ये हाथ पैर फूल जाते हैं उसके। 2014 से जितने भी मैचेस हुए हैं, पैसे कम पड़ जाते हैं। आईपीएल में पैसे की बात ही नहीं है। ऐसे बोल रहा हूँ, पर सबका बराबर होता है। जी है ना, 60 करोड़ सबको मिलते हैं, 60 करोड़ स्पेंड कर देते हैं। रेफरी नहीं खरीद सकते, वो बात अलग है। अंपायर्स नहीं खरीद सकते, वो बात अलग है। तो मुझे मुकेश भाई जोक्स अपार्ट, मुंबई की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि सारे बॉलर्स की आप इकोनॉमी देखे पिछले मैच में, तो सब भी एक मैच में तो थोड़ा सा टाइम लगता है। केकेआर के लिए भी एक ही मैच हुआ है, उसमें उन्होंने अच्छा कर दिया। बट मुंबई के सामने बहुत टफ है, क्योंकि एक पिछला रिकॉर्ड भी इंसान के दिमाग में रहता है, पूरी टीम के दिमाग में रहता है कि भैया हम लगातार अच्छा नहीं करते आ रहे हैं। कई मैचेस तो ऐसे थे कि जीत सकती थी केकेआर, बट वो हार गई मुंबई के सामने। और ये मैच काफी टफ होने वाला है केकेआर के लिए। मैं समझता हूं कि केकेआर किसी भी दूसरी टीम को हराने के काबिल है, बट एक मुंबई के सामने आके ना केकेआर की थोड़ी बोलती बंद हो जाती है। अगर आज वाला मैच ये केकेआर जीत जाती है ना, तो बिल्कुल केकेआर के चांसेस थोड़े से क्रिएट हो जाएंगे कि वो शायद क्वालिफाई कर ले। क्योंकि एक ऐसा इन्होंने 2014 में भी करके दिखाया था, जब वो शुरू के 7 मैचेस में से सिर्फ 2 मैच जीते थे और आखिरी के 7 मैचेस जीते रहे। उसके बाद उन्होंने वो ट्रॉफी भी लिफ्ट की थी उस साल आईपीएल की। बस आज का मैच जीत जाए, ऊपर वाले मदद करना। चलो, इसी के साथ अपना क्रिकेट का सेक्शन तो पूरा होता है। अब अपने आईपीएल के मैचेस को भी जोड़ते रहेंगे। इस अभी जितने
भी मैचेस हुए हैं वो सब हमने कवर कर लिए हैं। अब हम फुटबॉल की तरफ बढ़ते हैं। फुटबॉल में हम प्रीमियर लीग और इंग्लिश फुटबॉल को ज्यादा डिस्कस करते हैं, उसी को इस बार भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड से। वेस्ट हैम के घर पे 1-1 ड्रॉ चल रहा था। ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोल रोनाल्डो ने ही किया था। सब्स्टिट्यूट आए थे लिंगार्ड, ये सैटरडे के मैच की बात कर रहा हूँ मैं, गेम वीक 5 की। एंड सेकंड गोल करके लिंगार्ड ने लीड दिलाई थी। 94th मिनट में वेस्ट हैम को पेनल्टी मिली और डीगिया ने फेब्यूलस सेव करके वो 3 पॉइंट्स दिलाए थे। ऋषभ, क्या रिएक्शन था उस टाइम पे, लास्ट मिनट पे डीगिया की जो सेव हुई थी उसके बाद? देखिए, मैं तो 2011 से ही डीगिया का बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे कभी भी उसकी कैपेबिलिटी पे शक नहीं रहा, इवन दो यूनाइटेड ने डीन एंडरसन फिर से साइन किए, बट मैं उसका नंबर 1 फैन रहा हूँ शुरू से। और उसकी रिफ्लेक्सेस और स्टॉपिंग एबिलिटीज एक टाइम पे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया होते थे। अब खैर वो सीन नहीं है, बट जो उसने कंपोजर दिखाया लास्ट मोमेंट में मार्क नोबल की पेनल्टी सेव करके, बहुत अच्छा लगा। बहुत हमारी आदत रही है लास्ट मोमेंट्स पे गोल कंसीड करना, बट लास्ट मोमेंट पे गेम को बचाना हमेशा से ही हम लेट कंसीड करके खाए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। दीपक, मार्क नोबल को जस्ट उन्होंने पेनल्टी के लिए उतारा था डेविड मोइस ने, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी नहीं कर दी उन्होंने? मुझे भी लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ी करी। लगता है उन्होंने यूरो नहीं देखे थे और शायद क्या पता उन्होंने लास्ट नाइट डिनर उन्होंने शायद उनके साथ किया था, गैरेथ साउथगेट के साथ, इसलिए उन्होंने बेंच से प्लेयर को उठा के सीधा पेनल्टी दे दी जिसने अभी तक बॉल टच नहीं करी थी। तो ये तो काफ़ी अच्छा डिसीजन नहीं था उनकी तरफ से, क्योंकि अंदर डेक्लन राइस भी थे, वो भी ले सकते थे पेनल्टी, और यारमोलेंको भी थे, वो भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, तो उनको उनमें से किसी को दे सकते थे। लेकिन शायद उन्होंने प्रीवियस पेनल्टी रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छा नहीं है वेस्ट हैम का, सिर्फ एक नोबल ही है जो सारी पेनल्टीज मारते हैं अंदर, तो शायद इसी डिसीजन से उन्होंने चेंज किया। इस मैच के बाद में अगला मैच भी EFL कप के अंदर इन्हीं दोनों टीम्स का था, बट इस बार होम था मैनचेस्टर यूनाइटेड का। वेस्ट हैम ने अर्ली लीड ले ली थी, 9th मिनट पे वो लीड ले ली थी, और यही डिफरेंस जो था वो साबित हुआ मैच वेस्ट हैम के पक्ष में जाने के लिए। वेस्ट हैम 1-0 से जीत गई, इवन दो बॉल पोजेशन यूनाइटेड के पास ज्यादा था, 61% बॉल पोजेशन यूनाइटेड के पास था। तो ओले गनर या फिर प्लेयर से इस मैच में कहाँ पे गलती हुई ऋषभ? गलती तो देखिए, यूनाइटेड ने अपने पूरे बैक 4 और गोलकीपर चेंज किए, अटैकिंग लाइनअप भी पूरी चेंज थी, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेकंड स्ट्रिंग टीम खिलाई। बट फिलहाल में वेस्ट हैम ने बहुत अच्छी साइनिंग्स करी हैं, जिसके हिसाब से आज अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी जो सेकंड स्ट्रिंग टीम खिलाई वो भी यूनाइटेड को बिल्कुल ताकत देने वाली टीम थी। उन्होंने डेक्लन राइस और एंटोनियो, खैर वो तो सस्पेंडेड थे, डेक्लन राइस, सूचेक, ये सारी प्लेयर्स बिठा के भी बहुत अच्छा कंपटीशन दिया यूनाइटेड को। लेफ्ट बैक और राइट बैक हमेशा से यूनाइटेड के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहे हैं मेन टीम में। इस बार हमने डेलॉट और टेलेस के साथ खिलाए, जिसके अंदर पहला गोल अगर आप देखें तो बहुत इजीली हमारा लेफ्ट बैक एलेक्स टेलेस कट गए, और उसके बाद तो खैर गोल माइनस में देके खाली गोल कह सकते हैं, अच्छी फिनिशिंग कह सकते हैं। तो यूनाइटेड की इस टाइम पे इस कंपटीशन को एक इजी वे में ले लेना मैं कहूँगा, या फिर जब आप डाउन हैं आपने अपने मेन प्लेयर्स को बहुत लेट उतारा, ये टैक्टिक्स कह सकते हैं। बट अब ओले की धीरे धीरे टैक्टिक्स बिखरती जाती हैं तो दिखता रहता है। तो मेरे हिसाब से ओले की टैक्टिक्स को और थोड़ा अच्छा करने की जरूरत है। ये एक सबसे रियलिस्टिक ट्रॉफी थी जो ओले जीत सकते थे। मैं इस टाइम पे मानता हूँ कि प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग में यूनाइटेड अभी वो टक्कर नहीं दे सकती स्क्वाड के साथ भी, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये इसको चाहे मिक्की माउस ट्रॉफी कहें कुछ भी कहें, बट ये एक ऐसी ट्रॉफी थी जहाँ पे ओले को जीत के दिखाना था कि हाँ मैं एक सही चॉइस हूँ, जो कि उसने ढीले में लिया मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ भी ठीक है, बट स्टिल बेटर कर सकते थे, हर डिपार्टमेंट में बेटर कर सकते थे। कीपिंग ने लास्ट में बहुत अच्छी सेव्स करी, बट मिडफील्ड में डॉनी वेन डे बीक को पूरा चांस दिया, बट आई थिंक उनको और गेम टाइम की जरूरत है। दीपक, आपको क्या लगता है, क्योंकि इस लॉस के बाद में जो एक ट्रॉफी कैबिनेट में आ सकती थी वो हाथ से निकल चुकी है? मैं समहाउ एग्री करूंगा ऋषभ की बात से, पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अगर वो यही ट्रॉफी जीतते तो उनके ओले के क्रिटिक्स जो हैं वो इतने खुश हो जाते, वो उनको शायद वो खुश नहीं, आई मीन वो उनको थोड़ा मतलब बोलते हैं ना टाइम दे देते कि इन्होंने ट्रॉफी जीत ली, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ये ट्रॉफी यूनाइटेड जिस हिसाब से टीम है
सिर्फ यही ट्रॉफी अगर वो ये सीजन जीतेंगे तो इनफ रहेगा। तो मेरे ख्याल से जरूरी, हाँ ये जीतना जरूरी था ऐसा, मतलब मैच ऑफ कोर्स हम मैच जीतना चाहेंगे और ये अगर आगे प्रोग्रेस करते तो भी अच्छा रहता, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये इतनी कोई बड़ी बात होनी चाहिए अभी। अब नेक्स्ट मैच प्रीमियर लीग के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेलने आएगी एस्टन विला, तो आराम से जीत जाएगी क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पे दीपक? मेरे ख्याल से जीत तो जानी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद रोनाल्डो वापस टीम में आ जाएंगे और मतलब यूनाइटेड की मेन स्ट्रेंथ टीम स्टार्ट करेगी मैच, तो मेरे ख्याल से जीत जानी चाहिए। और एस्टन विला भी शायद उनके लियोन बेली भी शायद इंजर्ड है और शायद से एक और उनके कोई अच्छे प्लेयर इंजर्ड है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सारी टीम अच्छी है। इन्होंने एस्टन विला की काफ़ी साइनिंग अच्छी हुई है, इवन दोनों ने ग्रिलिश को दिए, लेकिन देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन होम एडवांटेज यूनाइटेड को रहेगा थोड़ा। हमारा एक्चुअली अवे फॉर्म चल रही है पिछले 29-30 मैचेस से, तो हमें ज्यादा बेनिफिट अवे पे रह रहा है। नहीं मतलब आई मीन रोनाल्डो के साथ होम एडवांटेज ज्यादा रहेगा। दीपक क्या स्कोर रहेगा इस मैच का? मेरे ख्याल से 2-0। ऋषभ आप कुछ ऐड करना चाहते हो इस मैच के लिए? मैं भी 2-0 प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि इस मैच में वरान गोल मारेगा। वरान गोल मारेंगे। वरान की फॉर्म इतनी खैर अच्छी नहीं रही है जब से उन्होंने शुरू से देखा है, अभी तक वो अपनी जो फॉर्म रियल मैड्रिड में लेके चल रहे थे वो फॉर्म यहाँ पे कैरी नहीं कर पाए हैं। नहीं, आई डिसएग्री। मैं भी डिसएग्री कर रहा हूं। पहले मैच में असिस्ट और दूसरे तीसरे मैचेस में हमने उनकी हेडिंग कैपेबिलिटी और जो एक डिफेंसिव पोजीशनिंग होती थी जो कि इनकी लिंडलॉफ से बहुत अच्छी है वो हमने देखी। सिर्फ क्लियर ना करना और गेम बनाना बॉल को एज अ फर्स्ट अटैकर बहुत अच्छा रहा, तो काफी अच्छी फॉर्म है। ओके, अब मैनचेस्टर की दूसरी टीम की बात कर लेते हैं। मैनचेस्टर सिटी की 0-0 ड्रॉ खेला साउथहैम्पटन से, वो भी खुद ही के घर पे। सिटी का सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट था। पेप ने मैच से पहले फैन से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज प्लीज मैच देखने आना। लोग आए बट उन्हें दिखाया क्या इस टीम ने? दीप पाटिल एकदम प्लीज प्लीज तो नहीं बोला था उन्होंने, उनकी बात को इंटरप्ट किया गया था, लेकिन वो बात छोड़ देते हैं, हम मैच की बात करते हैं। जैसे ये मैच में भी सिटी नॉर्मली, अब स्ट्राइकर्स का फिनिश करना ना करना वो मैनेजर्स के हाथ में नहीं होता, प्लेयर्स के हाथ में होता है वैसे भी। और जैसा रहीम स्टर्लिंग इसमें खेले हैं मैच में, उनके बारे में मैं कई बार बोल चुका हूँ, वो हमारे सेंट्रल स्ट्राइकर थे इस गेम में, बट उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं था। बट मोस्टली फरहान टोरेस भी इस गेम में कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाए स्ट्राइकर के तौर पे। चांसेस उन्हें भले ही 16 शॉट लिए हों बट एक ही ऑन टारगेट था और सिटी क्रिएट भी कर रही थी चांसेस। बट बस इसी मैच में मैंने पहले कहा था कि पॉडकास्ट में कि अगर ये मैच जाएगा तो 3-4-0 5-0 6-0 जाएगा 1-0 2-0 से जीतेगी सिटी। हाँ मतलब वैसे ही होगा, क्लिनिकल नहीं होंगे तो। और वो एक चांस भी उनसे फिनिश नहीं हुआ और ये ड्रॉ ही हुआ। और जो वीआर का लास्ट का डिसीजन था, चलो वो ठीक भी था, बट स्टर्लिंग को गोल मारना नहीं चाहिए था। वो अच्छा खासा फिल फोर्डन मारने वाले थे, बट रहीम स्टर्लिंग ने आके वो गोल मारा और वो खुद ही ऑफसाइड थे। मेरे को एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है। वीआर अगर आप एक बार साइड रख दीजिए, जो काइल वॉकर का टैकल था, ऑब्वियसली वो वीआर ने बोला कि वो रेड कार्ड नहीं था, और अगर आप जितनी बार उस टैकल को देखें वो पता लगता है कि वो रेड कार्ड, वो पेनल्टी नहीं थी। बट पहले इंस्टेंस में, नॉट एज अ सिटी फैन, एज अ फुटबॉल फैन, पहले इंस्टेंट में आपको क्या लगा था? क्या वो पेनल्टी है? मुझे 50-50 लगा था और मुझे लगा था कोई ओवर रूल होने वाला। वो तो रेफरी का इंटरप्रिटेशन था, मुझे उम्मीद नहीं थी ज्यादा। आपको पेनल्टी लगी थी? मेरे को तो लगा था पेनल्टी हो सकती है, क्योंकि वही उसके अंदर अगर आप देखें, हम आज तक वार की पिछले 2 सीजन तक इतनी आलोचना करते आए हैं, बट अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखें, कोई भी रेफरी होता आज से 2 साल 3 साल पहले, वो पेनल्टी के साथ साथ एक रेड कार्ड देता, क्योंकि क्लियर एंड ऑब्वियस गोल पे जाता हुआ बंदे को उन्होंने बॉल के बीच में आके इंटरप्ट किया जहां पे उन्होंने बॉल भी नहीं छुई। बट जितनी बार हमने वार से उसका रिप्लेस देखे, उसमें क्लियरली पता लगता है कि काइल वॉकर की थाई पे फाउल हुआ और काइल वॉकर बॉल और प्लेयर के बीच में आए। तो मैं बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रीमियर लीग को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि उन्होंने वार को इतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया और हमें ये बढ़िया गेम देखने को मिला। मेरे को लगता है ऋषभ वेस्ट हैम यूनाइटेड वाला मैच भूल गए थे। देखिए, वेस्ट हैम में अब गलतियां होंगी, आप उनको हाईलाइट करिए, बट जहाँ पे जो चीज सही है उनको अप्रिशिएट करने से पीछे मत हटिए। कौन सा वाला वेस्ट हैम मैच बोल रहे हैं हम? कैपिटल 1 कप वाला या प्रीमियर लीग? कैपिटल 1 कप में एक लिंगार्ड को पीछे खींचा गया था जिसके अंदर शर्ट पुल थी, वो वार ने नहीं देखा। ये प्रीमियर लीग के मैच की बात कर रहे थे।
हाँ वैसे अब वो एरन बिन-विसाका वाला भी टैकल आप कह सकते थे जो उसी मैच में हुआ था जब वो ऑफसाइड थे, वो उनका वैसे भी कह सकते हैं, पर उन्होंने ऑफसाइड चेक नहीं किया। अच्छा, मेरे को एक सेकंड क्वेश्चन और पूछना है। आपने बोला कि पेप गार्डियोला की बात को गलत इंटरप्रेट किया गया, बट उन्होंने क्लियरली माइक पे आके बोला कि हमें क्राउड चाहिए। और मैंने जब मैच देखा था 68 मिनट में ऊपर के स्टैंड जब गोल किक लेते हैं, बहुत बहुत इंटेलिजेंट वे से कैमरा प्लेसमेंट्स होते हैं कि फर्स्ट और सेकंड स्टैंड्स खाली नहीं रखे जाते, जिससे वो गेम में ना दिखे। बट जब गोलकीपर गोल किक लेता है तो ऊपर के स्टैंड्स खाली दिखते हैं। 45th मिनट में समझ में आता है कि कि फैंस ड्रिंक्स लेने गए हैं, वॉशरूम गए हैं, बट 68th मिनट में ऊपर के स्टैंड्स खाली दिख रहे थे, जो कि क्लियर था। और उसके बाद पेप गार्डियोला ने ऐसा बोला कि हमें सपोर्ट चाहिए। सिटी लास्ट 5 साल से डोमेस्टिक कप्स जीत रही है, 2 साल से अनकंटेस्टेड कह सकते हो जीत रही है। उसके बाद भी लास्ट ईयर चैंपियंस लीग के फाइनल में थी, उसके बाद भी ऐसा क्या है जो अभी भी फैंस को नहीं वो कर पा रहे। इसमें टूरिस्ट वाली बात अलग रख दी थी कि 4,000-6,000 टूरिस्ट लिवरपूल और यूनाइटेड को जैसे मिलते हैं उनको नहीं मिलते। ऑब्वियसली वो 20 साल से डोमिनेंट थे तो उन्होंने वो चीज बिल्ड करी है। बट सिटी के साथ क्या है कि फैंस अभी भी एम्प्टी में नहीं आ पाते। चलिए अपने बोलते थे, मैं बताता हूँ आपको। एक पर्टिकुलर फैन बेस बढ़ने में टाइम लगता है, वो आपको भी पता है। सिटी लास्ट के 6 साल से डोमिनेट होती रही है, वो भी ठीक है। बट एज इन सच मैनचेस्टर सिटी के जो स्टेडियम में जाते हुए फैन है, वो उस मैनचेस्टर सिटी में के ही लॉयल फैंस है जो अभी भी पूरा स्टेडियम भरते हैं। अब जैसे पेंडेमिक चालू हुआ है, इतने फैंस तो है नहीं, और ना टूरिस्ट है ना कोई है, तो वो पूरा 58,000 जितना स्टेडियम है वो भरना सिटी के लिए मुमकिन नहीं है। और अगर फैंस आए ना आए, उससे सिटी के टीम के परफॉर्मेंस और क्रेडिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ना चाहता है। अगर सिटी जीती है और उनके पास फैंस नहीं है तो क्या, तब भी वो जीती ही है ना। फैंस से तो कोई जीतता नहीं है। अगर फैंस आए, हमने स्टेडियम भरा, हमने मैच जीत लिया, ऐसा नहीं होता कहीं। उससे कोई फर्क नहीं। पेप गार्डियोला ने इसलिए बोला था क्योंकि वो जानते थे कि सिटी के पेंडेमिक के कारण फैंस नहीं आ पा रहे, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आप थोड़ी और कोशिश करके स्टेडियम फिल करें और मेरे प्लेयर्स टायर्ड हैं और आप उनको पुश कर सकते हैं तो करें। और जब जो वो बोलना चाहते हैं, मीडिया जब वो पेडल करती है कि पेप गार्डियोला ने फैंस मांगे हैं, सिटी जीती है तब भी उनके टाइटल्स पे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो जीते हैं, पर उनके पास फैंस नहीं है, ये तो कोई तुक नहीं बनता। अगर किसी क्लब के पास फैन के बदौलत अगर जीत रहे होते सब, तो बात ही क्या थी। बट फैंस ही क्लब को बनाते हैं, प्लेयर्स नहीं बनाते। फैंस ही उन क्लब प्लेयर्स की सैलरी भरते हैं। अगर मैं बताऊं कि अगर सिटी कुछ जीते ना, तो अगर जब जो रेलीगेट हो चुकी थी तब भी उनके फैंस थे। ऐसा नहीं कि फैंस ही नहीं है उनके पास। नहीं है बात फैंस नहीं होने की, बात स्टेडियम फिल करने की। क्या आपने स्टेडियम उस कैपेसिटी का बना लिया है कि उसको कोप अप नहीं कर पा रहे? उससे क्या फर्क पड़ता है। सिटी के मोस्ट ऑफ रेवेन्यू का 2-3% भी इस स्टेडियम के टिकट से नहीं आता होगा। मेरे मोस्ट ऑफ सब स्पॉन्सर और जीतने के हिसाब से ही आते हैं। जितना विनिंग बोनस और स्पॉन्सर्स होते हैं उससे बहुत ही कम परसेंटेज है। मेरे ख्याल से 10 जितना भी नहीं होगा, मैं वो लग रहा है इतना नहीं होता होगा उनसे। बट उससे क्या फर्क पड़ता है कि एक टीम जीती नहीं जीती। हमने अगर 5 फैंस के सामने भी जीता तो हम जीते ही है ना। खैर मेरा वो क्वेश्चन नहीं था, बट जीतने पे तो मैं बोल ही नहीं रहा। मेरा ये क्वेश्चन तो पेप गार्डियोला ने उठाया इसलिए मैंने पूछा, ये मैंने नहीं उठाया, पेप गार्डियोला ने खुद माना इसलिए। ठीक है, अब छोड़िए, मैं डिस्कशन पॉडकास्ट लंबा नहीं करना चाहता। चलिए बड़े आगे बढ़िए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ चलो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को सुनने के लिए। EFL कप में 3rd ईयर की टीम बाइकोम वेंडर्स सामने थी सिटी के, और उसको 6-1 से पेल दिया। इस मैच पे क्या बोलोगे? इसलिए तो अच्छा मैच था यार। एटलीस्ट हमें 6-1 से जीतोगे तो भैया अच्छा। अरे भैया सुन तो लीजिए पूरा कि मैं हमारे 5 यूथ खेले जो 18 साल से नीचे थे, और हमारा लीविया जो मिड सीडीएम खेल रहा था वो 17 साल का था, और वो हमारे लिए अपकमिंग स्टार बोलते हैं उसको। बट उसको हमने एटलीस्ट खेलते हुए दिखा। भले वो लीग 1 की टीम हो, लेकिन एटलीस्ट हमने इन 5 यंगस्टर को उन्होंने भरोसा करके उन्हें खिलाया, और वो अच्छा खेले जैसा भी खेले सारे। और एक हमारा लेफ्ट बैक शायद उनको पेप गार्डियोला कंसिडर करे, मैं चाहता हूँ उनको करे, क्योंकि मेंडी तो वैसे भी जेल में और जिंचेंको इंजर्ड है, तो शायद उनको यूज़ करें। उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, उन्होंने एक असिस्ट भी दिया और काफ़ी अटैकिंग रन बनाया उन्होंने।
और हमारे जो बर्न्स सेंटर बैक थे शायद उनको भी अब पेप गार्डियोला चांस देने वाले हैं, क्योंकि डीएस और स्टोन दोनों ही 2 हफ्ते के लिए इंजर्ड है, वो पीएसजी के मैच तक नहीं आएंगे। तो एटलीस्ट ये बेंच पे तो बर्न्स और एस्पिरेंट रहेंगे एटलीस्ट। अब पीएल का जो अगला मैच है वो है तुम्हारा टेबल टॉपर चेल्सी से स्टैमफोर्ड ब्रिज में। तो इस मैच में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैनचेस्टर सिटी से? सिटी मेरे ख्याल से तो अच्छा ही खेलेगी इस मैच में, क्योंकि जैसे मेरे लिए चेल्सी में हमारे लिए क्रिप्टोनाइट है उनके विंगर्स। एक साइड पे अलोंसो खेलते हैं जब उन्होंने पिछली बार हमें हराया था, और एक साइड पे रीस जेम्स खेलते हैं। रीस जेम्स सस्पेंडेड है, और रीस जेम्स की फिजिकलिटी की वजह से एक साइड का विंग हमारा पूरा ही फेल हो जाता था, जो मैक्सिमम इम्पैक्ट था रियाद मैहरेज का। तो अब देखने वाला है कि अब सिटी शायद मेरे लिए अच्छा परफॉर्म कर पाए, जैसे कि उनके चांसेस क्रिएशन बढ़ सकते हैं इस मैच में, तो शायद वो कन्वर्ट भी कर दे और रॉड्री वापस आ जाएंगे होपफुली, और डी ब्रुयने खेलेंगे, और फिल फोडेन भी मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे मैच, जैसा उनका पिछले मैच का परफॉर्मेंस था। जीसस नहीं खेलेंगे, बर्नार्डो सिल्वा खेलेंगे, ग्रिलिश खेलेंगे, और शायद तो जीतोगे या हारोगे? जीत सकते हैं हम 1-0, 2-0 या 1-0। दीपक, ऋषभ, क्या लगता है आप दोनों को भी? मेरे को लगता है ये मैच ड्रॉ होने वाला है 1-1। दीपक, आपको भी यही लगता है? हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये मैच ज़्यादा ड्रॉ की तरफ जाएगा या चेल्सी जीती, क्योंकि चेल्सी का होम ग्राउंड है ये, और अब पिछले 3 मुकाबले में देखे तो उन्होंने हर 3 मुकाबले में सिटी को हराया था, और अभी फॉर्म में भी चेल्सी ज़्यादा है अगर दोनों टीम को कंपेयर करें तो चेल्सी क्या ज़्यादा सूटेबल रहा इस बार प्रीमियर लीग में, और शायद जेलिंग भी उनकी अच्छी हो गई है। तो मेरे ख्याल से, लेकिन पाटिल ने ऐसा बताया कि रीस जेम्स नहीं है तो इसका कुछ फ़र्क तो पड़ सकता है, लेकिन उनके पास अभी भी है जो विंग बैक्स प्लेयर खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से चेल्सी के ज़्यादा चांसेस है जीतने, क्योंकि उनके होम ग्राउंड में मैच है। तो मतलब 1-0, 2-0 कितने हैं जीत सके चेल्सी? 2-1। ओके, आर्सेनल के मैच की बात करते हैं। आर्सेनल और बर्नले आमने सामने थे। बर्नले का घर था या आर्सेनल का घर था, मेरे को याद नहीं है, बट आर्सेनल 1-0 से जीत गई थी। तो दीपक, क्या लगता है कि ये टीम के प्लेयर सब थोड़ा गैलअप होना स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म में आते दिख रहे हैं? बर्नले का घर होम था, तो मेरे ख्याल से हाँ, आप कह सकते हैं कि आर्सेनल की टीम इस मैच में मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं खेली, उनके पोटेंशियल के हिसाब से नहीं खेली, क्योंकि बर्नले काफ़ी अच्छा खेल रही थी, उनके पोजीशन भी अच्छा रख रही थी, और ट्राइज भी उन्होंने बहुत सारे ले बर्नले, लेकिन क्लिनिकली आर्सेनल ज़्यादा रही, क्योंकि और जो भी गोल उन्होंने मारा वो फ्री किक से मारा ओडेगार्ड ने। तो मेरे ख्याल से डिफेंसिवली ज़्यादा अच्छी रही आर्सेनल, तो इसी वजह से आर्सेनल जीती। ईएफएल कप में विंबलडन सामने थी आर्सेनल के, और वो मैच 3-0 से आर्सेनल इजीली जीत भी गई। तो इस मैच को डिस्कस नहीं करते हैं अपने, बट इस मैच के बाद अगला जो पीएल में मैच होने वाला है आर्सेनल का, वो एमिरेट्स स्टेडियम पे टॉटनहम के सामने होगा। तो क्या लगता है दीपक, इस मैच में कुछ धमाल देखने को मिल सकता है? मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा मैच होगा ये। अभी हैरी केन ने भी पिछले मैच में गोल मार दिया, तो शायद वो भी थोड़ी बहुत फॉर्म में आए होंगे, और अभी इनके जाका भी सस्पेंड से वापस आ गए, तो मेरे ख्याल से जाका को खिलाएंगे और वो शायद वापस रेड कार्ड ले सकते हैं। और नॉर्थ लंडन डर्बी है, और लेकिन अवे है, इसलिए मैं आर्सेनल को थोड़ा एज दूंगा, क्योंकि आर्सेनल का होम है, और टॉटनहम के लास्ट 2 मैच में टॉटनहम हरी, और लास्ट 2 मैच में आर्सेनल जीतते हुए आ रही है। इवन दो कि कैप्टन कप में टॉटनहम अपना पेनल्टीज में मैच जीती थी, लेकिन आर्सेनल अभी बोल सकते हैं इनफॉर्म टीम है अगर दोनों को प्रीमियर लीग में कंपेयर करें, तो इसलिए मैं थोड़ा एज आर्सेनल को दे रहा हूँ। ऋषभ, आप भी यही समझते हो कि आर्सेनल इनफॉर्म टीम है एज कंपेयर टू टॉटनहम? इनफॉर्म नहीं, बट कमिंग इनफॉर्म कहूँगा कि धीरे धीरे वो उस फेज में आ रही है, और टॉटनहम है एट द एंड ऑफ द डे, वो बिगेस्ट स्टेज पे फ्लॉप हो सकती है। तो मैं आई डोंट गिव डैम अबाउट टॉटनहम रियली, बट हाँ, आर्सेनल रियली फॉर्म में आ रही है, तो मैं इस टाइम पे आर्सेनल का पल्लड़ा ज्यादा भारी मानूंगा। अभी तो दिल्ली डेयरडेविल्स को आप कंपेयर करते हैं टॉटनहम से, आप बोल रहे हैं आई डोंट गिव अ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टॉटनहम अब तक, दिल्ली डेयरडेविल्स आज से 2-3 साल पहले थी बिल्कुल टॉटनहम जैसी, इसलिए वो टॉटनहम एपिटोम है इस एग्जांपल का, जिसको भी ऐसे चोकर्स का एग्जांपल जैसे साउथ अफ्रीका को दिया जाता था क्रिकेट में, टॉटनहम इज द साउथ अफ्रीका ऑफ फुटबॉल। एक चीज भी यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि नहीं, साउथ अफ्रीका चोकर्स थे नहीं, चाहे साउथ अफ्रीका चोकर्स हैं। बिल्कुल,
तो टॉटनहम वही है। नहीं मेरे को नहीं लगता कि आप टॉटनहम को चोकर्स बोल सकते, कि वो ऐसी टीम नहीं जो फाइनल्स में इतना पहुंचती है। नहीं, फाइनल्स में देखिए, आप चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचे, आप एफए या कप के फाइनल में पहुंचे, एक फाइनल एफए तो कप के कोई भी फाइनल हरा में दे। पहुंचने से पहले आप AFL कप आईएफएल के फाइनल में पहुंचने से पहले आपने अपना मैनेजर सैक कर दिया, तो आप हैं चोकर। आप इतने साल तक, अच्छा हाँ, फिलहाल ही में उन्होंने एक ट्रॉफी जीती है, जस्ट इन मोमेंट कह सकते हैं क्या, बट टॉटनहम ने नहीं जीती। टॉटनहम के स्टेडियम ने जीती है, बीइंग द बेस्ट स्टेडियम इन दी कंट्री। तो काफी सालों बाद उनको कोई ट्रॉफी मिली है, बट टॉटनहम की टीम की वजह से नहीं, इंजीनियर्स की वजह से। पाटिल, क्या रहेगा इस मैच का हाल? मेरे लिए तो शायद ये ड्रॉ होगा 0-0, क्योंकि आर्सेनल बोल रहे हैं लोग फॉर्म में आ रही है, बट मैंने उनके सारे मैच देखे हैं, हाइलाइट्स भी देखे हैं। बर्नले के सामने उन्होंने 18 शॉट लिए और बर्नले ने भी 18 शॉट लिए, लगभग जितते, और उन शॉट जो ऑन टारगेट भी सेम ही थे दोनों के। और जैसे मैंने देखा था गेम, बर्नले भी अपने आर्सेनल को बराबर की टक्कर दे रही थी, बस इन दोनों में मार्टिन ओडेगार्ड के फ्री किक का डिफरेंस था। और मुझे कोई आर्सेनल की टीम अभी तक ऐसी डेवलप होते हुए दिखी नहीं है कि वो कोई एक अच्छी टीम फॉर्म में आते हुए दिख रही हो किसी, बट मेरे ख्याल से तो टॉटनहम भी वैसे ही फॉर्म में है, और शायद इस गेम में उनको हैरी केन एज दे दें, क्योंकि वो अपनी मैच फिटनेस और मतलब रिदम में आ रहे हैं। तो शायद अगर जीते तो टॉटनहम जीतेगी, वरना तो ड्रॉ ही होने वाला है। आर्सेनल को मैं देखता नहीं हूँ जीते, हालांकि वो पिछले साल 2-1 से जीते हैं, बट पिछले साल की बात अलग है, इस साल वो ज्यादा ही कमजोर दिख रहे हैं मुझे जैसा वो खेल रहे हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से ड्रॉ होगा या फिर टॉटनहम जीतेगी? जी। दीपक और ऋषभ, आपको क्या लगता है कि 1-0 से जीतेगी आर्सेनल या ज्यादा गोल मार पाएगी? मैं तो एज आर्सेनल को दे रहा था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आर्सेनल जीते, मैं तो ड्रॉ ही चाहता हूँ वैसे भी। अगर मतलब क्यों नहीं चाहते आप आर्सेनल जीते? इससे आपको तो आपकी पोजीशन पे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। नहीं ऐसे ही टॉटनहम को भी थोड़े पॉइंट्स मिल जाने चाहिए, टॉटनहम पॉइंट्स ले चुकी है ना काफी। थोड़े और मिल जाने चाहिए। आर्सेनल को भी थोड़ा, मतलब उनको फाइट देनी चाहिए ना छोटी छोटी टीमों को, तो ताकि रेलीगेशन में पहुंच सके। देखिए, अगले साल आर्सेनल को चैंपियनशिप जीतनी है, तो उसके लिए उनको इस साल पॉइंट्स ड्रॉप करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से 2-2 होगा। 2-2। आर्सेनल अभी तक पीएल में एक गोल से ज्यादा नहीं मार पाई किसी दूसरी टीम के सामने। ओन गोल मारेगा हैरी केन। चलो, ये हम परसों देखेंगे। अब लिवरपूल की क्रिस्टल पैलेस पे इजी विन थी, 3-0 से जीती, उसे छोड़ते हैं अपने। ईएफएल कप में नॉर्विच को 3-0 से हराया फिर से, हालांकि इस बार बी टीम खेल रही थी, इसको भी छोड़ते हैं। बट पीएल के नेक्स्ट मैच में ब्रेंटफोर्ड सामने होगी लिवरपूल के, जो एक अच्छी फॉर्म में चल रही है। उन्होंने आर्सेनल को हराया भी था, तो ब्रेंटफोर्ड क्या है यहाँ पे लिवरपूल को टक्कर दे पाएगी दीपक? टक्कर दे सकती है। ब्रेंटफोर्ड में पिछला मैच भी अपना 7-1 से जीता ईएफएल कप में, और इवन दोनों ने अपनी बी टीम खिलाई थी, और लेकिन अगर ब्रेंटफोर्ड के, मतलब ब्रेंटफोर्ड के कम्युनिटी स्टेडियम में मैच है ये, तो अच्छा मैच हो सकता है। ब्रेंटफोर्ड के मतलब इवन टोनी भी फॉर्म में है, उन्होंने पिछले मैच में असिस्ट, और आप बोल सकते थे वो 4 गोल भी कर सकते थे, अगर अगर वीएआर नहीं होते तो वो शायद उनके 4 गोल थे पिछले मैच में। लेकिन लिवरपूल भी इनफॉर्म टीम है उनका, अब देखे तो अभी टॉप में कंबाइंड टॉप चल रही है चेल्सी के साथ, तो मेरे ख्याल से लिवरपूल जीतेगी ये मैच 3-1। और चेल्सी और टॉटनहम आमने सामने थे, टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम पे ये मैच था और चेल्सी 3-0 से जीत गई। तो क्या मतलब टॉटनहम क्यों मतलब टॉटनहम बारी बारी हार रही है? क्योंकि ईएफएल कप में भी वोल्स से हार गई, 2-0 की लीड चल रही थी, उसे गवाया, फिर मैच पेनल्टीज में गया, पेनल्टी शूट आउट में हार गई। तो ऋषभ क्यों हो रहा है बार बार ये टॉटनहम के साथ? देखिए, एक ही वर्ड है, टॉटनहम है। वो है टॉटनहम, और वो चोकर्स हैं, रहे हैं, और वन मैन टीम रहे हैं आज तक, और उनका वन मैन जब नहीं चल रहा तो पेनल्टीज में जाएंगे वो। इवन दो हैरी केन ने स्कोर किया, बट उसका माइंड किसी और टीम में है, तो प्यार है किसी और का, तो चाहता कोई और है, और वही चल रहा है इनके साथ। अभी नया मैनेजर भी कह सकते हैं आप, अभी है, तो वो बात नहीं है टॉटनहम में जो आज से 1-2 साल पहले एक स्पार्क दिखी थी, चैंपियंस लीग के फाइनल तक गए थे, और अभी आई थिंक इनको और रीबिल्ड करने की जरूरत है। चेल्सी तो खैर ईएफएल कप वाला मैच जीत गई एस्टन विला से, वो बात अलग है कि पेनल्टीज में जीती है। बट प्रीमियर लीग इंग्लिश फुटबॉल के अलावा यूवेंटस का एसी मिलान से मैच था, वो 1-1 ड्रॉ कराया। पर इसके बाद जो मैच था उसमें 2-0 से डाउन थी
यूवेंटस, बट वो मैच 3-2 से जीती और पहला मैच जीती इस बार सीरी ए का। तो क्या ये टीम अब कुछ ट्रैक पे आ रही है दीपक? हाँ, अभी तक तो 18 नंबर में चल रही थी, तो सबको ऐसा ही लग रहा था अब क्या होगा, और जिस हिसाब से लास्ट मैच 2-0 डाउन थी तो सबको लगा शायद ये सीज़न अब रोनाल्डो को बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन अच्छा काफ़ी कमबैक दिखी, केसा का काफ़ी अच्छा गोल था, और उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने जिस हिसाब से पूरी गेम खेला और पूरी फ्लैंक संभाली, और आखिरी 70 फिर उसके बाद डिलीट का भी अच्छा गोल कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे यूवेंटस फॉर्म में आएगी, लेकिन अभी भी आप उनको ऐसा नहीं, लेकिन अभी भी उनके लिए मेरे ख्याल से टॉप 4 काफ़ी हार्ड है, क्योंकि दूसरी टीमें काफ़ी अच्छा भी खेल रही है और काफ़ी ऊपर भी निकल गई। एक और टीम है जो बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही है, वो है बार्सिलोना। बायर्न से तो हारी थी और अपने घर में भी 1-0 हार रही थी, बट एंड में 90th मिनट में गोल करके ग्रेनेडा से 1-1 ड्रॉ कराया। और रोनाल्ड कीमन भी काफी कुछ बोल चुके हैं इस टीम के बारे में। तो पाटिल अभी भी मतलब क्या कहना चाहोगे आप बार्सिलोना के बारे में? क्या हटा देना चाहिए रोनाल्ड कीमन को? जावी के आने का टाइम हो चुका है जी। उनकी शॉपिंग लिस्ट में तो बहुत सारे नाम हैं। जावी तो नहीं है शायद, मार्सेलो बिएल्सा और 2-3 मैनेजर और है, रोबर्टो मार्टिनेज। बट मेरे को उनकी प्रॉब्लम सिर्फ मैनेजर चेंज होते हुए अब नहीं दिखती, क्योंकि जैसे वो प्लेयर लेकर आए हैं उनको भी शिप करना पड़ेगा वापस, और नए प्लेयर्स लेने पड़ेंगे मेरे ख्याल से तो। और एक सेंटर बैक पेयरिंग भी चाहिए उन्हें अच्छी। तो मुझे तो उनके अच्छे दिन आने में बहुत टाइम दिख रहा है, लेकिन एटलीस्ट अगर वो रोनाल्ड कोमन को, अगर उनका केमिस्ट्री और टैक्टिक्स नहीं बैठते तो उनको जल्द से जल्द सैक कर देना चाहिए था, अगर उनको रिकवरी करनी है। क्योंकि ये सीज़न अगर वो जितना लंबा रोनाल्ड कोमन के साथ अगर वो फॉर्म में नहीं रहे तो वो उनको और डैमेज करेंगी। आई थिंक सेंटर बैक वाली जो पॉइंट बोला वो उससे बहुत एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि मेंगेजा और अरूगो को अगर आप देखें, ऑब्वियसली अभी मेंगेजा इंजरी हो गई लास्ट मैच में, बट वो दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो पीके के साथ बहुत अच्छे तरीके से सीख के आगे फ्यूचर के लिए उनका डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बाकी फुल बैक्स उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जूनियर और टेस्ट को अगर आप देखें तो वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है। सेंटर बैक तो मेंगेजा और अरो सही कर लेंगे। जैसा बार्सिलोना का प्लेइंग स्टाइल है, उन्हें प्ले मेकर्स चाहिए जो सेंटर बैक्स पोजीशन से खेल सके, जो दोनों नहीं कर पाते ढंग से। और जैसे ही वो थे पीके जो मेन थे, जिनके कॉन्फिडेंस का मैं मतलब क्या ही बोलूँ, उनका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल तक था जब वो पहले बच्चे आए थे, पर उन्होंने भी सीखा अच्छे सेंटर बैक पेयरिंग से। बट मेरे को नहीं लगता कि पीके एक अच्छे टीचर हैं किसी बच्चे को सिखाने के लिए, क्योंकि वो खुद ही, जैसे उनके 2-3 इंटरव्यू देखे मैंने, वो खुद ही कंफ्यूज्ड है कि पिच पे क्या चल रहा है और टैक्टिक्स में क्या है। तो पीके को मैं एज ए डायरेक्टर चलो मान सकता हूँ, बट वो कोई सिखाने वाले बंदे नहीं है जो सेंटर बैक पेयरिंग्स को सिखा सकते, उनके साथ पेयरिंग कर सकते हैं। और पीके भी अब शायद खेलने की उम्र में नहीं रहे, जितने उनसे पिछले मैचेस में मैंने मिस्टेक्स देखी थी हाइलाइट्स। दीपक, कल रियल मैड्रिड 6-1 से जीती है, तो कार्लो एंसेलोटी क्या वो चीज करते हुए दिख रहे हैं जो फैंस उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे? काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा रियल मैड्रिड का। कार्लो एंसेलोटी ने भी काफ़ी टीम को डेवलप काफ़ी अच्छे से करा है, और उनको पोजीशन में सही पोजीशन में खिला रहे हैं। जैसे आपने पिछले मैनेजर्स को देखा था, वो असेसिनो को भी लेफ्ट बैक या राइट बैक खिला दे रहे थे, और कल जिस हिसाब से असेसिनो खेले काफ़ी शानदार रहा, काफ़ी अच्छे हैट्रिक मारे उन्होंने। और विनीसियस जूनियर भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, और बेंजेमा तो अच्छे मतलब वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर आप बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भी रियल मैड्रिड टीम काफ़ी अच्छी हो रखी है, लेकिन अभी भी उनमें कुछ डिफेंसिव इशू तो अभी भी आप बोल सकते हो है। तो उनके मेरे ख्याल से ला लीगा में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चैंपियन लीग की बात करी जाए तो अभी भी मेरे को नहीं लगता कि रियल मैड्रिड कुछ अच्छा कर पाएगी इस साल चैंपियन लीग। रियल मैड्रिड के फैंस तो फिंगर्स क्रॉस करके बैठे होंगे कि वो अच्छा ही करे। इसी के साथ अपने फुटबॉल की बात भी खत्म होती है। हमने लास्ट पॉडकास्ट में सेक्शन ऐड किया था स्पोर्ट्स वर्ल्ड में कुछ शॉकिंग चीज देखने को सुनने को मिली हो। इस पॉडकास्ट में भी अपने उसी चीज को बीच में दोबारा लेके आते हैं। तो इस वीक क्या चीज शॉकिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको दिखी, सुनी या कुछ भी एहसास हुआ इस बार? इस सब आपसे शुरू करते हैं। मेरे लिए तो इस वीक का ऐसा कोई खास शॉकिंग नहीं रहा, सब कुछ काफ़ी जो एक्सपेक्टेड था वैसे ही हुआ। राजस्थान रॉयल्स की जो जीत थी पंजाब किंग्स के ऊपर, वो थोड़ी शॉकिंग थी। हाँ, वो आप कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट तक लग नहीं रहा था। शॉकिंग नहीं, बट मतलब ऐसा काफ़ी बारी होता है गेम्स में, तो शॉकिंग नहीं कहूँगा, बट अनएक्सपेक्टेड था। पाटिल, कुछ आपको ऐसा देखने को सुनने को मिला? जी नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ खास सुनने को नहीं मिला इस हफ्ते में।
एटलीस्ट। ओके, दीपक? मैं कह सकता हूँ कि एक विराट कोहली ने आरसीबी की कैप्टनशिप छोड़ने का फैसला किया नेक्स्ट सीजन, तो वो शायद थोड़ा बहुत शॉकिंग तो नहीं था, लेकिन मतलब बोल सकते हैं कि करेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए वो कैप्टनशिप उन्होंने इसलिए इंडिया की भी छोड़ी। और जिस हिसाब से मीडिया प्रेशर डाल रही थी कि आपको सिर्फ इंडिया की टीम से ही लोड आ रहा है, आरसीबी की टीम से लोड नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से यही एक डिसीजन रहा जिसके वजह से उन्होंने आरसीबी की कैप्टनशिप भी छोड़ने का फैसला किया है। मेरे लिए तो इस वीक शॉकिंग ये रहा है कि नीरज चोपड़ा पिछले महीने ये बोल रहे थे कि इतने सारे फंक्शंस, इतनी सारी सेरेमनीज हो रही हैं कि उसकी वजह से उनको प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिल रहा है, और अभी भी वो लगातार सेरेमनीज में पार्टिसिपेट किए जा रहे हैं, इधर से उधर जाए जा रहे हैं। अभी भी वो फील्ड पे नहीं आए हैं। अभी पहले कोलकाता गए थे, उसके बाद अभिनव बिंद्रा के पास गए, उन्होंने उनको कुत्ता दिया टोक्यो, ताकि वो पेरिस में जाके एक नई चीज लेके आए, पेरिस गोल्ड। तो मेरे लिए तो शॉकिंग यही है कि वो अभी तक फील्ड पे नहीं है, उन्होंने अभी प्रिपरेशन करना चालू नहीं की है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी काफी कुछ है उनके लिए करने के लिए। मेरे ख्याल से उन्होंने वो पिछली बार ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि उनको अभी चैंपियनशिप खेलनी थी, होने वाली थी, इसलिए। लेकिन अब मेरे को नहीं लगता कोई चैंपियनशिप है, चैंपियनशिप नहीं है, बट उन्होंने ये बोला है कि मेरे को 90 मीटर का वो जो मार्क है वो पूरा करना है, वो पार करना है, पर उसके लिए आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, और अब सेरेमनीज से थोड़ा टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट या फिर मेडलिस्ट अपने टोक्यो ओलंपिक्स के थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ फेलिसिटेशन प्रोग्राम्स में ही हिस्सा ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बात अपनी हो जाती है कंप्लीट। अब अपने बढ़ते हैं अपने फन सेगमेंट की तरफ। तो इट्स टाइम फॉर क्विज। थोड़ा हिस्टोरिकल क्विज है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ललित पहले जवाब देगा ना? ललित पहले जवाब देगा, सबको जल्दी जल्दी जवाब देना पड़ेगा ना। ओके। तो हिस्टोरिकल है, काफी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, रूट से जुड़ा हुआ है ना। चलो, पहला क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब स्टिल एक्टिव कौन सा है? पाटिल? प्रीमियर लीग में? नहीं, वर्ल्ड में। ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब स्टिल एक्टिव इन द वर्ल्ड। शायद शेफील्ड यूनाइटेड। आई वुड लाइक टू इंडियन क्लब, आई थिंक ये मोहन बगान या ईस्ट बंगाल में से। नहीं, ओके, फिर कोई सऊदी अल करके कोई क्लब होना चाहिए। नहीं, आप चुप ही हो जाओ थोड़ी देर तक। इतने सारे मुझे कोई आइडिया नहीं है। बार्सिलोना? नहीं। पाटिल थोड़ा सा बहुत करीब है, शेफील्ड का भी है, बट वो शेफील्ड फुटबॉल क्लब है। क्या? शेफील्ड फुटबॉल क्लब है, 1857 के अंदर फाउंड हुआ था, और नॉर्दर्न प्रीमियर लीग में अभी वो कंपीट कर रहा है। चलो, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 3 ओल्डेस्ट फुटबॉल कॉम्पिटिशंस इन द वर्ल्ड कौन कौन से चल रहे हैं? इनमें से एक इंडिया है पक्का। पाटिल? एक इंडिया को तो नहीं लगता। कंपटीशन सारे, कोई भी कंपटीशन, क्रिकेट, विकेट, फुटबॉल ओल्डेस्ट 3 ओल्डेस्ट फुटबॉल कॉम्पिटिशंस इन द वर्ल्ड। एक तो ईपीएल है, इंग्लिश की जो भी लीग होती है वो, और एक है शायद इनमें से कौन इंडिपेंडेंट था, फ्रांस की होगी, और एक स्पेन। तीनों गलत है। ऋषभ? मेरे ख्याल से एक इनमें से इंडियन है, डुरांड या कोई सा एक कप है, मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा था। एक वो होना चाहिए, और एक जो अपनी ये कैराबाओ कप या फुटबॉल लीग जो चलती आती है, पहले इसको किस नाम से कहते थे। 2 मेरे को ये लगता है होनी चाहिए, तीसरा मेरे को आइडिया नहीं। दीपक? एक तो एफए कप है, वो तो सबको पता है। ऋषभ शायद सही जा रहे थे, लेकिन वो बट वो थोड़ा सा ट्रैक से मिस हो गए। बिल्कुल, एफए कप है वो, तो जब हर एफए कप जब की शुरुआत होती है तब ऐसा बोलते हैं कि ओल्डेस्ट कप कंपटीशन है। दूसरा मेरे को आइडिया नहीं है, तो एक प्रीमियर लीग हो सकती है और एक अपनी कार्बो कैपिटल कप, 1 कप। तो ऋषभ का दुरांत कप बिल्कुल सही था, वो 3rd ओल्डेस्ट फुटबॉल कंपटीशन है, 1888 में चालू हुआ था। एफए कप आपका सही है, 1871-72 सीजन में चालू हुआ था। और सेकंड नंबर पे आता है स्कॉटिश कप, जो 1873-74 सीजन में स्टार्ट हुआ था। अब अपने इंडिया का एक क्लब आ ही चुका है, अपने क्वेश्चन भी इंडिया के उस क्लब से रिलेटेड ही है। इंडियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब स्टिल एक्टिव, और कौन से ईयर में फाउंड हुआ था? कौन से ईयर में फाउंड हुआ था, और कौन सा क्लब है जो अभी तक एक्टिव है, ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब? डेम्पो है शायद। नहीं, डेम्पो नहीं हो सकता, क्योंकि आप गलत हो, आप चुप हो जाओ। या तो ये ईस्ट बगान में से या मोहन बगान में से मैं जाना चाहूंगा, एक पिक करना पड़ेगा।
ईस्ट बगान। ईस्ट बगान कोई नहीं है एक क्लब। ईस्ट मोहन ईस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल जो भी हो ईस्ट वाला, क्योंकि उसका नाम अलग था पहले यार, मैं भूल गया। पाटिल आपका टेम्पो हो गया, आप चुप हो जाओ। ठीक है। ऋषभ मेरे ख्याल से मोहन बगान होना चाहिए। दीपक मेरे ख्याल से मोहन बगान होना चाहिए और शायद आजादी के बाद ही शुरू हुआ होगा 1948। ओहो बहुत ही गलत आंसर है ये। आंसर मोहन बगान ही है। मोहन बगान एफसी 1889 में फाउंड हुआ था। 1889 में फाउंड हुआ था और अब सबको पता है एटीके कोलकाता से मर्ज होने के बाद में इसका नाम एटीके मोहन बगान हो चुका है। अब आते हैं अपने क्रिकेट के ओल्डेस्ट क्लब पे ना। ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब इन द वर्ल्ड कौन सा है? एमसीसी, मार्लीबोन क्रिकेट क्लब। पाटिल नॉटिंघम जो नॉटिंघम नहीं गलत है। ठीक है। दीपक आप रह गए। चेन्नई सुपर किंग्स। आप बिल्कुल भी मतलब आपको आइडिया नहीं था। देखो ऋषभ, सभी को ये लगता है कि एमसीसी सबसे ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब है। वो बात अलग है कि 1700 मतलब 18th सेंचुरी के अंदर ये क्लब फॉर्म हुआ था, बट इससे पहले 1685 के अंदर एक और एमसीसी क्लब फॉर्म हुआ था जो आज तक एक्टिव है, वो है मिशैम क्रिकेट क्लब। अरे यार 1685। मैं 1 साल बाद पैदा हुआ जब मैंने पता चल जाता। एमसीसी बोला तो वो सही काउंट होगा। नहीं, वो मैरीलीबोन बोल दिया ना आपने। मैं 1 साल लेट पैदा हुआ ना, वरना मेरे को पता चल जाता। मैं उसी ईयर पैदा होता। काफी पीछे चला गया, मतलब अकबर और पीछे। हाँ जब हम तलवारों से लड़ रहे थे। हिस्टोरिकल क्विज है इस बार की काफी ज्यादा, मतलब काफी क्वेश्चन हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स, फुटबॉल और क्रिकेट की। अब अपनों ने वर्ल्ड के ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब की बात कर ली, अब अपने इंडिया के ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब की बात करते हैं। ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब फाउंडेड इन इंडिया, और ये क्लब अब एक्टिव नहीं है। मैं हिंट दे देता हूँ आप लोगों को। मुंबई का जिमखाना क्लब। नहीं, वो एक्टिव है। वो एक्टिव है। वो एक्टिव है, ओके। बट वो ओल्डेस्ट नहीं है। बट वो ओल्डेस्ट नहीं है। मेरे को इतना पता था कि मुंबई में है कोई, मुंबई का ही है। नहीं कुछ तो था, टोपी वाले लोग खेलते थे, बट इतना नहीं पता। गूगल करोगे? 1 मिनट रुको। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। हाँ, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया भी नहीं है, वो एमसीसी को टक्कर देने के लिए आया था। आप सर्च करोगे तो अभी रुक जा, अभी पाटिल अभी आंसर मत देना। दीपक आप मेरे ख्याल से शायद आमिर खान का था। मैंने गूगल कर लिया। मैंने गूगल कर लिया। लगान में जो उन्होंने क्लब बनाया था वो होगा, उसमें मेन बॉलर थे। इसके अलावा तुम्हें वो याद नहीं है। पाटिल आपने जो गूगल किया होगा उसमें ओरिएंटल क्रिकेट क्लब आ रहा होगा, बट ओरिएंटल क्रिकेट क्लब नहीं है। वो 1840s में आया था। उससे पहले 1792 के अंदर एक और क्रिकेट क्लब फॉर्म हो चुका था, फाउंड हो चुका था, वो है कैलकाटा क्रिकेट क्लब। अच्छा, तो कैलकाटा जो थी, कोलकाता जो था, वो एक स्पोर्ट्स हब था, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश राज के अंदर अपनी कैलकाटा कैपिटल था। तो सारे के सारे जितने भी मेजर क्लब्स हैं वो उसी सिटी से निकल के आए हैं। अब अपने रिसेंट टाइम पे आ जाते हैं। एक रिसेंट प्लेयर की बात कर रहे हैं। दीपक का नहीं, ऋषभ का 2011 से फेवरेट विकेट कीपर, फेवरेट प्लेयर है ये, डी गया। तो प्रीमियर लीग में डी गया ने विकेट कितनी, सॉरी गोलकीपर मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया। चलो, पीएल में डी गया ने कितनी पेनल्टीज फेस की हैं और कितनी सेव की हैं? ऋषभ आपसे शुरू करूंगा। 2 सेव करी हैं आज तक, और कितनी से वो करी है, क्या कहते हैं, फेस करी है ये नहीं पता, बट कितनी सेव करी है वो 2 है, जिसमें अभी रिसेंट की वो भी है। चलो, आपका आंसर गलत है। पाटिल पता नहीं, 3-4 मैं बोल रहा हूँ, 4 सेव करी है और बहुत सारी खाई है। कितनी सारी? डबल डिजिट या सिंगल डिजिट? कितनी खाई है? सिंगल डिजिट। मतलब कंसीड किए तो बहुत ज्यादा है, मतलब 5-10 के ऊपर है शायद, और सेव उन्होंने शायद 10 के ऊपर 100 भी है, 110 भी है, 200 भी है। मतलब 10 और 20 के बीच में रेंज है मेरी। दीपक आपको कुछ आइडिया? क्या मतलब प्रीमियर लीग में कितना, क्या बताना, दोनों कितनी सेव करी है? कितनी पेनल्टीज डी गया ने फेस की हैं और सेव की हैं? तो यार सिंगल डिजिट है दोनों। मैं ये हिंट नहीं दूंगा। पेनल्टी सेव ऑब्वियसली सिंगल डिजिट है। हाँ, पेनल्टी सेव ऑब्वियसली सिंगल। 5 सेव करी होगी।
और Okay. खाई कितनी है ये बता दें कि फेस कितनी की है, मतलब अपने माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे उनको। 15 सेव करिए 15 टोटल प्रीमियर लीग के अंदर डीगे ने अभी तक 28 पेनल्टीज फेस की हैं, जिनमें से 3 पेनल्टीज को वो सेव कर पाए। कम ऑन यार, अरे दो बोला था मैंने यार, तो तूने एक कम बोला, मैंने एक ज्यादा बोल दिया। और रिसेंटली एक पेनल्टी सेव की थी, उससे पहले उन्होंने लगातार 21 पेनल्टीज खाई थी, उससे पहले उन्होंने एक और सेव करी थी। तो 21 पेनल्टीज के बाद में उन्होंने एक पेनल्टी वेस्ट हैम के सामने संडे को या सैटरडे को जब भी मैच था तब उन्होंने सेव कर ली थी। चलो, अब आर्सेनल और टोटनहम की राइवलरी का हम सबको पता है, तो इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी जैसा शायद वहां पे माहौल होता होगा। तो लास्ट प्लेयर टू प्ले फॉर बोथ आर्सेनल एंड टोटनहम कौन सा प्लेयर है वो? लास्ट प्लेयर पाटिल। एडबायोर। नहीं, याद आ रहा है। हाँ, इनमें एडबायोर सिटी में एडबायोर एडबायोर ही होगा, और कौन हो सकता है? कंफर्म आंसर दो मेरे को, कंफर्म आंसर। मेरे को भी एडबायोर याद आ रहा है। ऋषभ? आई थिंक एडबायोर। हाँ, पाटिल? एडबायोर। तीनों सही हो इस टाइम पे। एडबायोर ही सही आंसर है। आर्सेनल के लिए 2006 से 2009 के बीच में खेले थे और टोटनहम से 11 से 15 के बीच में खेले थे। सिटी के लिए भी खेले थे। उसका मैंने इतना सर्च नहीं किया, मैंने सिर्फ इसके बारे में सर्च किया था। सिटी के सामने गोल मार के आर्सेनल के फैंस के सामने सेलिब्रेट किया था उन्होंने। चलेगा, अच्छा था। चलो वापस से हिस्ट्री की तरफ चलते हैं अपने। अरे यार, डायनासोर के नाम मत पूछ लेना आप। नहीं, अपने 15,000 करोड़ साल जितने भी साल पहले थे उतने पीछे नहीं जा रहे अपने, थोड़ा सा इतना तो चलेगा आप। 200 300 400 साल तक जाएंगे, उससे ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे अपने। जीसस के बॉर्न होने से पहले कुछ मत पूछना। बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा मैं। तो मेरा क्वेश्चन पाटिल ये है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कब शुरू हुई थी? अब मैंने बोला आप जीसस के पैदा होने से पहले। मजाक को साइड में रखते हैं। यूवेंटस फर्स्ट रेलीगेटेड इन द एंड ऑफ व्हिच सीजन? 2002 नहीं 3 या 4, क्योंकि हाँ उसी के अराउंड होना चाहिए, क्योंकि एलेक्स फर्गसन ने साइन करने की कोशिश करी थी उसके, उसको पता नहीं 2 था। पाटिल बोलो, जो ये बोल रहे हैं उसके आसपास कुछ भी बोल दो। 2000 के लाइन में ही था मेरे को। अरे मेरे को एक नंबर चाहिए 2000 की लाइन के अंदर। बहुत 2021 आ गया, पता नहीं भी। अरे फिर भी कब खेलता था डेल पियरो यार, मेरे को भी कोई नहीं, तुक्का मार दे, कोई दिक्कत नहीं। 2008 यार, नहीं 2008 तो बहुत लेटेस्ट हो गया। 2007। चलो आप चुप हो जाओ। पाटिल आपकी बारी होगी। ऋषभ? आई थिंक 2006 था, क्योंकि डेल पियरो को उस टाइम पे साइन करना चाह रहे थे। 2005 या 2006, 2000 ऐसा कुछ होना चाहिए। दीपक? 2002। ऋषभ ने गूगल करके बिल्कुल सही आंसर दिया, 2005 2005-2006 का वो सीजन था जिसमें वो रेलीगेट हुई थी। नेक्स्ट सीजन 2006-2007 में सीरी बी जीत के वापस से वो सीरी ए के अंदर एंट्री कर ली थी उन्होंने। डेल पियरो की कहानी सुनी थी हमने, बट खेलता कब था तो। उनका मैनेजर कौन था तब ये पता है? नहीं, देखो पता है ऋषभ? नहीं, एक मिनट, फैबियो कैपेलो? नहीं एक इटालियन वाला था रॉबर्टो मांसिनी, अपना फ्रांस का जो भी है। डेशैम्प। और 109 सीजन के बाद में यूवेंटस पहली बार रेलीगेट हुई थी। बट आई गेस वो रेलीगेट इसलिए हुई थी क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन चले गए थे। नहीं, आई एम नॉट श्योर। उनको फाइन लगा था, पॉइंट डिडक्शन हुआ था, और उसकी वजह से वो प्लेयर्स चले गए थे उनके। मैच फिक्सिंग हुआ था उन पे। फाइन लगा था जिसमें उनके पॉइंट्स डिडक्ट हुए थे। जैसे अभी साल डर्बी का हुआ है, डर्बी के 12 पॉइंट्स डिडक्ट हो गए। -2 हो जाएंगे अब उनके। -2 पे चल रही है अभी, पर अभी भी 30 मैच बचे हैं। हाँ, बहुत बड़ा सीजन पेंडिंग है। रूनी को वापस आना पड़े। वर्ल्ड कप भी जीत गया था शायद उसके बाद, वो ऐसा कुछ स्टोरी देखी थी मैंने।
2008 ऐसा कुछ जीता, 2006 में ऐसा कुछ वर्ल्ड कप 6 में जीते थे। अच्छा हाँ यार, इटली जीती थी वो तो। हाँ, अरे यूवेंटस इटली यार, की ही है। उसमें नहीं, कहानी तो- में उस उनकी स्टोरी में था कि वो वर्ल्ड कप क्या? जीत के आए और एलेक्स फर्गसन ने बोला था कि एक वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर रेलीगेटेड टीम किससे खेलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये मुझे याद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। बार्सिलोना's first Champions League title win came in which year? पाटिल। अरे भाई मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा पता है कि फाइनल में रोनाल्ड कोमन ने पाटिल किक मारे थे। 1980s की बात हो सर, नहीं 80s नहीं, रोनाल्ड को खेलते होंगे 80s 90s 94 ऋषभ 94 के साथ ही जाना चाहूंगा क्योंकि रोनाल्ड कोमन ने फाइनल में फ्री किक मार के गेम जिताया था। दीपक 2011 तो पहले 2006 में जीत लिए थे वो। 91-92 का वो सीजन था जब वो पहली बार अरे उन्होंने यार। चैंपियंस लीग ट्रॉफी उठाई थी। सैम्पडोरिया को 1-0 से हराया था और इकलौता गोल, जैसे दीपक ऋषभ ने बताया कि बार्सिलोना के जो रिसेंट करंट मैनेजर है रोनाल्ड कोमन, उन्होंने वो गोल मारा था। क्रिकेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। विराट कोहली ने अब तक कितनी इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर की हैं? पाटिल। किसमें लेकिन इंटरनेशनल ओवरऑल इंटरनेशनल सेंचुरी। ओके पाटिल 40 बहुत कम है, 43 तो वो ओडीआई में बना चुके हैं। आप चुप हो जाना अब। ऋषभ 60। दीपक 70 मैंने गूगल कर लिया। 70 वो दीपक ने भी गूगल किया, दीपक ने भी गूगल किया। एक्चुअली 43-27 जल्दी से हाँ, वही। और मैंने 60 बोल। ये तो सबको पता है। अरे कब से चल रहा है उसकी नहीं century? 70 का सबको यार पता, मेरा भी 27 70 मान लेना क्योंकि मैं 43 और 27 जल्दी से ऐड नहीं कर पाया ओके। मतलब गूगल करने के बाद। अच्छा उसमें 43-27 दिखा रहा है। हाँ 27 इन टेस्ट, 43 इन ओडीआई। अरे यार कितना इजी है, कितना 43 पर 27 तो कर रहा था। वही तो पाटिल से पूछ लेता। 70 था। मैं तो तेरी तरह गूगल नहीं कर रहा था। तू रहने दे, तेरे को इसके लिए भी गोल करने की जरूरत पड़ी तो गलत है। देखते नहीं। और विराट कोहली की लास्ट सेंचुरी आई थी अगेंस्ट बांग्लादेश नवंबर 2019 में। टेस्ट मैच था ईडन गार्डन्स पे। लास्ट क्वेश्चन है अपने इस फन सेगमेंट का, काफी मजा आता है। और इस साल की प्रीमियर लीग इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद की इकलौती विन किस टीम के अगेंस्ट आई थी? ऋषभ दिल्ली डेयरडेविल्स के अगेंस्ट नहीं आई थी क्योंकि वो खेलते नहीं है, दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट आई थी। ठीक है, आप गलत हो। पाटिल मुंबई। आप भी गलत हो। दीपक केकेआर नहीं, आप भी गलत हो। पंजाब किंग्स के अगेंस्ट वो मैच जीते थे। 121 रन का टारगेट उन्होंने चेस किया था और 9 विकेट रहते उन्होंने वो टारगेट हासिल कर लिया था। तो इसी के साथ में मेरे को होप करता हूँ आप तीनों को काफी मजा आया होगा इस बार की भी क्विज के अंदर। और मैं बिल्कुल ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आपने सब पूछा था, मैं गूगल सर्च करते हुए मुझे दिख गया वो, याद आया फिर वो कि माइकल शूमाकर के बेटे ने हास ज्वाइन कर दिया, तो शायद वो शूमाकर फैमिली का नेम आगे बढ़ा सकते हैं। बट अभी वो F2 में थे ना? नहीं वो F2 से प्रमोट करके हास ने उन्हें ले लिया। Okay. F2 में वो तीन रेस जीती थी। ये हमारा आज का जस्टिन मोमेंट है। जस्टिन एकदम ब्रेकिंग न्यूज़, पर ये ब्रेकिंग नहीं है, बहुत पहले आ चुका था 3-4 दिन पहले। बट वो जीत भी चुके एक बार F2 चैंपियनशिप, तो मुझे लगता है अच्छा हास के लिए। बट काश वो एक पोडियम भी ले जाए तो काफी इमोशनल मोमेंट हो जाएगा। मैंने एक उनका कोट पढ़ा था कि 8 साल से वो कोमा में है, तो वो विश करते हैं। उनकी बीबी ने उन्हें एक प्राइवेट प्रोटेक्टेड मतलब वो इंटरेक्शन नहीं करने देती बाहर की दुनिया से, क्योंकि उस हालत में वो देखना नहीं चाहते माइकल शूमाकर को। वो जैसे उनकी मैं फेरारी के बॉस का नाम भूल गया था, उनकी और शूमाकर की बीवी की बात मतलब किसी इंटरव्यू पब्लिक एरिया में आई थी, तो वो बता रहे थे कि शूमाकर अब थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं, बट वो पैरेलल मतलब जैसे वो ये बातें भूल जाते हैं, हकला के बोलते हैं ऐसे, तो वो उस इमेज को उनकी बीवी बाहर नहीं आने देना चाहती। उनकी बीवी ही केयर टेकर है और उनका बेटा शायद उनकी लेगेसी आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल, अभी एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि वो चाहते हैं कि बस 5 मिनट ही वो अगर F1 के बारे में उनसे डिस्कस कर सकें, तो वो उनकी दिली इच्छा या ख्वाहिश है। और
मेरे ख्याल से उनकी डॉक्यूमेंट्री भी इसी हफ्ते आई है अच्छी, शुमाकर द शुमाकर उसमें है नेटफ्लिक्स पे, देखिए बिल्कुल, और काफी अच्छा लगा वो देख के, क्योंकि बचपन से ही F1 का मतलब हमारे लिए माइकल शूमाकर ही होते थे, वेटल और बाकी है तो बाद में आए। इसी के साथ एक और बचपन के हीरो किमी राइकनन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, तो इट्स ऑल कमिंग टू एन एंड स्लोली। और वैलेंटिनो रॉसी भी, बिल्कुल। और एक F1 के हीरो मेरे को भी याद आते हैं, बचपन के कार्टून नेटवर्क पे आते थे, कैपेटा। उनको देख के मैं बहुत F1 रेस की तरफ बढ़ा था, गो कार्टिंग से शुरू किया था और F1 तक गए थे। कैपेटा बहुत 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 अच्छी सीरीज थी वो। तो अभी अपने इस एपिसोड को खत्म करेंगे, बट इस बार मैं एपिसोड खत्म नहीं करूंगा। इस बार दीपक मैं आपसे आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस एपिसोड को फिनिश करो, एंड करो। ओके, तो शुक्रिया सब लोगों का सुनने के लिए, और हमारे पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अलविदा, सायोनारा, बाय बाय, बाय बाय, फिर मिलेंगे।